मुस्लिम लीग नून फितरी तौर पर जिस तरह से जाली, झूठे, बेबुनियाद 2 नंबर के ख़त अदालतों में पेश करती आई है, उसमें से एक कतरी ख़त था। वो इन्होंने अदालत में पनामा मामले में पेश किया और उसको बाद में फिर जाली साबित होने पर वापस भी ले लिया गया। उसकी एक और मिसाल सामने आई है। एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिल्कुल उसी तरह का ख़त सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, पकड़ा गया और फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो ख़त वापस ले लिया गया। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की तरफ से हल्का 97 सादुल्ला बलोच उनकी दोबारा गिनती का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी जीत को बरकरार रखा था। वहाँ पे गौहर खान जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने जो लेटर पेश किया था, जो दरख्वास्त पेश की थी, उस पर दोबारा गिनती के कोई दस्तखत नहीं थे, कोई तारीख नहीं थी। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक टाइम होता है उसके बाद में ये सारा कुछ किया गया था। रिटर्निंग अफसर से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आई। इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की तरफ से, हालांकि दोनों जज काजी फ़ाइज़ के कैंप के हैं, उनके करीबी हैं अमीनुद्दीन साहब और नईम अफ़गान साहब, उन्होंने फ़ैसला पीटीआई के उम्मीदवार के हक़ में कर दिया। ये 21 अगस्त को किया गया फ़ैसला था। 22 अगस्त को इनकी तरफ से नज़र सानी की अपील दायर कर दी गई। वो कल लगी तो उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक लेटर गौहर खान की तरफ से लेटर पेश किया। गौहर खान, इनका गौहर खान बलोच, जो वहाँ पे हल्का 97 में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था, उसकी तरफ से वो डॉक्यूमेंट पेश किया गया। उन्होंने कहा जी ये हमारी दरख्वास्त थी, रिटर्निंग अफसर को हमने दी थी। रिटर्निंग अफसर की तरफ से अब ये कहा गया है, ये साथ उन्होंने लिख दिया है जी कि ये कहीं इधर उधर हो गई थी, अब मुझे मिल गई है। इनकी दरख्वास्त पहले की थी और उसके ऊपर डेट वही थी जो होनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की तरफ से कहा गया ठीक है, अगर आपने इस पर फैसला करवाना है तो फिर हम मेरिट पर फैसला कर देते हैं। तो पहले कहा गया था ये लेटर पहले क्यों नहीं मिला, कोई चीज़ रह गई थी उनके देखने वाली। उनको जब ये यकीन हो गया कि 2 नंबर लेटर है तो इसके बाद उन्होंने मौका दिया कि आप मशवरा कर लें। वकील शहजाद शौकी या शौकत शहजाद साहब हैं, बहुत बड़े वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर भी हैं। उन्होंने वकील इसीलिए किया था कि उनका बड़ा दबाव होता है। उनसे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ठीक है अपने क्लाइंट से आप मशवरा कर लें, जब उनसे मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा जी कि हम दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। कतरी ख़त की तरह जमा कराया गया, डॉक्यूमेंट उसी तरह से वापस ले लिया गया। 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक नज़र आता है। जिनको ये ताबनाक नज़र आता था वो आज परेशान फिर रहे हैं अपनी अक्सरियत को साबित करने के लिए। 2/3 अक्सरियत बनाने के लिए काजी फ़ैसल साहब के कंधे पर इन्होंने बंदूक रखी थी, बल्कि उनके सर पर पगड़ी बांधी थी। वो पगड़ी अब पाँव में रुलती हुई नज़र आ रही है। 63 पर नज़र सानी के लिए काजी फ़ैसल साहब की तरफ से 5 रुकनी बेंच बना दिया गया है। उसमें फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ पकड़ कर मुस्लिम लीग नून के हक़ में, हुकूमत के हक़ में वोट डालने पर मजबूर किया जाएगा। इस तरह से ये 2/3 अक्सरियत से तरमीम करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बेंच तश्कील दिया गया है काजी फ़ैसल साहब की तरफ से भी, इसमें 2 नंबरी की गई है। इसके बावजूद भी ये बेंच कायम रहता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहा यही जा रहा है तजिया निगारों की तरफ से, जो सियासी तजिया निगार हैं, कोर्ट्स के हवाले से जो तजिया करते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुनीब अख्तर साहब रिक्यूज़ल नहीं करेंगे, बल्कि वो अदालत को ये कहकर छोड़ेंगे कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर बनाया गया बेंच है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तरफ से जिस तरह से बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए उस तरह से नहीं दिया गया, तो वो इतराज़ करेंगे। 1-2 और जज साहिबान भी इतराज़ कर सकते हैं, वहाँ से उठ सकते हैं। तो ये बेंच टूटेगा, 1 बार टूटेगा, 2 बार टूटेगा। और फिर फैसला वो लिखा था मुनीब अख्तर साहब की तरफ से, तो कानून के मुताबिक ये है कि नज़र सानी में उस जज का बैठना लाजम है। अगर वो रिटायर्ड ना हो गया हो, तो मुनीब अख्तर साहब रिटायर्ड नहीं हुए तो वो बेंच में नहीं बैठेंगे। हो सकता है काजी साहब इसमें भी एक्ट में कोई तरमीम कर लें, तब्दीली कर लें, लेकिन उसके लिए भी फुल कोर्ट को सारे के सारे जजों को बिठाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आइनी तरमीम होती हुई नज़र नहीं आ रही। और फिर काजी फ़ैसल साहब की एक्सटेंशन की ख्वाहिश के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया है। एक तो तरमीम नहीं होगी, इस वजह से अब्दुल गफूर हैदरी की तरफ से जो कुछ कहा जा चुका है, उसके बाद काजी फ़ैसल का चीफ जस्टिस बरकरार रहना और उनको एक्सटेंशन मिलना नामुमकिन नज़र आता है। अगर काजी फ़ैसल साहब को एक्सटेंशन दे दी जाती है तो फिर
जिस तरह से मजहबी हल्के सामने आएंगे, उन्होंने मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया या नहीं किया। बहरहाल अब्दुल गफूर हैदरी साहब की तरफ से मजहबी हवाले से बात की गई है तो काजी फैसल साहब का टिकना नामुमकिन है। उनका चीफ जस्टिस बन के एक्सटेंशन लेने के बाद कंटिन्यू करना नामुमकिन है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब की तरफ से क्या कहा गया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनका कहना था कि काजी फाइज ईसा जैसे शख्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। काजी फाइजा ने मुबारक सानी केस में जो फैसला दिया वो दानिस्ता तौर पर दिया। एक बार फिर सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि काजी फैसल साहब की तरफ से जो फैसला दिया गया था मुबारक सानी केस में, वो उन्होंने सोच समझ कर दिया था, दानिस्ता तौर पर दिया था, जिससे तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई और कौम का दबाव बढ़ा। फिर उन्होंने फैसला वापस ले लिया। हम ऐसे शख्स को कैसे सपोर्ट करेंगे। वैसे काजी फैसल की डोनट के मामले में बेकरी के मुलाजम ने लाह पा करके रख दी। काजी फैसल साहब की तौहीन की, तजलील की, तज़हीक की, लेकिन काजी फैसल साहब इस सब का बदला ले रहे हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट से, अपने इदारे से, उसकी बेतुकीरी करके, उसकी मिट्टी पलीद करके। जिस हद तक भी काजी साहब जा सकते हैं जा चुके हैं, अपने ही अदारे के सर में खेत डालने के लिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उसके पीछे काजी फैसल साहब का हाथ ना हो तो ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे। 8 जजों के लिए जो फैसला खसूसी नशिस्तों के हवाले से आया था वो 13 रुकनी बेंच का फैसला था, जिसमें काजी फैसल साहब भी शामिल थे, लेकिन उस फैसले पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमल नहीं किया गया। काजी फैसल साहब अगर चाहते तो उस पर अमल हो जाता। काजी फैसल क्यों नहीं चाहते कि उस पर अमल हो? क्योंकि काजी फैसल साहब उन 5 जजों में शामिल थे जो इत्तेफाक नहीं करते थे कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दे दी जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मिट्टी पलीद करने की कोशिश की है। और उसके पीछे जैसे कि कहा कि काजी फैज ईसा साहब का हाथ ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 8 जजों की वजाहत पर नज़र सानी दरख्वास्त दायर कर दी। ये हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मफरूज़ों पर मबनी है, अदालत तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। ये ज़रा इलेक्शन कमीशन की ज़ुबान मुलाहिज़ा कीजिए कि क्या कहा जा रहा है। आइन के मुताबिक आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को शमूलियत के लिए 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। मज़ीद भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कसर रह गई थी, तौहीन की, तजलील की, मिट्टी पलीद करने की अदालत की काजी फैसल साहब के इमा पर, वो भी उन्होंने पूरी कर दी। अदालती फैसले पर ताख़ीर का ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत के लिए कमीशन ने 25 जुलाई को दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहती ऑर्डर जारी किया। तहरीक इंसाफ ने जज चैम्बर में जो दस्तावेज जमा करवाई, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है अपनी दरख्वास्त में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी है वो ओपन कोर्ट में पेश नहीं की गई। 8 जजेस ने इस पर इलेक्शन कमीशन को कोई नोटिस जारी नहीं किया, ना ही कोई जवाब तलब किया गया। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को नज़र सानी पर फैसला आने तक मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फ़ैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। आखिर में ये दरख्वास्त की गई है। इजाफ़ी दस्तावेज़ात अदालत में साथ जमा भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से करवा दी गई हैं। तो नाज़रीन अंदाज़ा कर लीजिएगा इलेक्शन कमीशन किस तरह की ज़ुबान सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में इस्तेमाल कर रहा है। अगर इनके पीछे चीफ साहब ना हों तो इनकी क्या जुर्रत। चीफ साहब अगर कह देते कि इस पर अमल होना है तो फिर अमल होना है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और कुछ इनके लफाफा साफ़ियों की तरफ से ये तासर दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर है तो वो जज साहबान हैं जो काजी फैसल साहब के सामने खड़े हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले जब भी बात होती है सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया जाता है, यही कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक़ नहीं है कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत करे। उनका इशारा सिर्फ़ और सिर्फ इन 8, 9, 10 जजों की तरफ होता है। काजी फैसल साहब तो इनके साथ मिले हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया है। इस पर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से इतराज़ात हो रहे हैं कि कैसे एक हाज़र सर्विस जर्नल को सेक्रेटरी दिफा लगाया जा सकता है। मैं इसे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। क्या आप इन लोगों को सेक्रेटरी लगाएंगे उस बंदे को जो कहीं पहले किसी इंडस्ट्री का सेक्रेटरी था, वो किसी दवाखाने का सेक्रेटरी था, वो आबपाशी का सेक्रेटरी था, वो महकमा अनहार का सेक्रेटरी था, वो मुर्गी खानों का सेक्रेटरी था, या जो भी था, बड़े से बड़ा जो भी सेक्रेटरी था, वो सिविल मामलात को बेहतरीन तरीके से हैंडल करता है। वो कानून का सेक्रेटरी हो या कोई और सेक्रेटरी हो,
बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने मामलात को हैंडल करता है, लेकिन दिफा के मामलात ऐसे लोगों के बस की बात नहीं होती। अगर दिफा के मामलात कोई बेहतरीन तरीके से चला सकता है तो वो कोई फ़ौजी चला सकता है, वो रिटायर्ड हो या फिर वो हाज़र सर्विस हो। तो मैं नहीं समझता कि इस पर किसी किस्म के एतराज़ की ज़रूरत है। और जो सेक्रेटरी दिफा बनाए जाते हैं सिविल से लाकर, वो तो बात करने से ही कतराते हैं जनरलों के साथ। और फिर ख्वाजा आसफ जैसे आप अगर वज़ीर दिफा लगा देंगे जिनको कख नहीं पता पाकिस्तान के दिफा के बारे में, वो तो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ही इतनी ज़्यादा बातें करते रहे हैं। ऐसे बंदे की बजाय अगर वज़ीर दिफा भी किसी हाज़र सर्विस जनरल को या जनरल को, रिटायर्ड जनरल को लगा दिया जाए तो बेहतर है। मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा लगाने का फ़ैसला मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में बेहतरीन फ़ैसला है, क्योंकि जिन लोगों को कुछ पता नहीं है पाकिस्तान के दिफा के बारे में, ख़ुसूसी तौर पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, इस दौर में तो वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा फ़ौजी होना ही चाहिए। चलते चलते थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली की इजलास से खिताब किया। इस पर अमूमी तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से वही कहा जाना है जो उनका एक मुखालफ के तौर पे मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर वहाँ गए हैं। उन्होंने जो कुछ वहाँ पे कहा वो आपके सामने रख देते हैं। कश्मीरियों पर भारतीय मुज़ालम जारी हैं, गज़ा मुज़ालम की मज़म्मत नाकाफ़ी है, खून रेज़ी रोकना होगी। पाकिस्तानी वफ़द ने जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िताब का बाईकाट भी कर दिया। कई ममालिक के मंदूबीन भी बाहर चले गए। ये वहाँ पे अच्छा किया गया। तो शहबाज शरीफ की तरफ से मज़ीद कहा गया कि क्या बहैसियत इंसान गज़ा में जारी मज़ालम पर खामोश रह सकते हैं? नज़रअंदाज करने का मतलब हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई। नई सरजंग की शिद्दत महसूस की जा रही है। भारतीय जारियत का फ़ैसला कौन जवाब देंगे? इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात परेशान कौन? मौसमी तब्दीलियों से दरपेश चैलेंज में इजाफ़ा हो गया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले कलअदम TTP BLA मजीद ब्रिगेड अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से इस इजलास के दौरान जो कहा गया वही किसी भी वज़ीर आज़म की तरफ से कहा जाना था। हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया हो। बहरहाल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।